तो दोस्तों आज से हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 8, जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधारों को देखेंगे। नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, देयर आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज। तो भारत में सैद्धांतिक रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल दो प्रकार के हैं। पहले तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, दूसरे हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में भी हम लोग राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टीज और राज्य स्तरीय दलों की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय जो दल है, नेशनल पार्टीज हैं, इनका जो क्राइटेरिया है बेसिकली, इसके कारण इसकी संख्या चेंज होती रहती है। तो वर्तमान में कितने हैं ये आपको पता करना है। वैसे तो बेसिकली भारत में जो मान्यता प्राप्त नेशनल पार्टीज हैं वो अभी भी 6 ही हैं। तो ये याद रखिएगा। हालांकि ये जो स्थिति है बदलती रहती है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का, वो उसको जब कोई पार्टी मीट करने लगती है तो चीज़ें बदलने जाती हैं। तो इसको एक मतलब ऐसा नहीं है कि स्थायी नंबर ही बदलता रहता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। भारत के संविधान में ऐसा कुछ विवरण नहीं दिया गया है, बल्कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का, उसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर किया जाता है। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 29A के तहत नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। तो पहले राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण जो प्रक्रिया थी पूरी तरह ऑफलाइन थी और आवेदकों के लिए दक्षता बहुत कम थी। लेकिन बाद में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की गई और आवंटन की सुविधा को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, PPRTMS को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत के चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2020 को ये एप्लीकेशन या ये जो वेबसाइट है उसको लॉन्च की है। तो 1 जनवरी 2020 को इसलिए याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बन गया है। तो ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी जो ऑनलाइन पार्टीज रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँची है उसकी आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मान्यता देना व चुनाव चिन्ह आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मान्यता देना और चुनाव चिन्ह का आवंटन ये अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों के निर्माण का आधार जनता का अधिकार है। जनता का अधिकार तो 19(1)(c) संघ व समुदाय बनाने की जो क्षमता भारत के संविधान में 19(1)(c) में दी गई है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक दल है बना सकता है, कोई समुदाय बना सकता है। 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्तें, 3 शर्तें प्रमुख महत्वपूर्ण है। तो तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक शर्त पूरी हो जानी चाहिए। पहला, लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में से 6% वोट, 4 लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए आपको। 4 राज्यों में से आपको 6% वोट तथा 4 लोकसभा सीटें आपको मिलनी चाहिए, तब आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। 4 राज्यों में से। लोकसभा चुनावों में 2% या 11 सीटें 3 राज्यों से, तो आप 2% मत ला सकते हैं और 11 सीटें इस हिसाब से आपको बैठती हैं, 3 राज्यों से आपको प्राप्त करना है। फिर 4 राज्यों में राज्य स्तर की दल की मान्यता अगर आपको मिल गई है तब भी आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो अगर 4 राज्यों में आपको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया है तब भी आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। तो राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी है। तो नेशनल पार्टी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, दाएं हाथ का पंजा। तो ये दाएं हाथ का पंजा है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे अक्टूबर 2022 से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। ये वर्तमान में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य तथा राज्यसभा में विपक्ष दल के नेता भी हैं। 2014 से 16 तक लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता थे। ये लोकसभा सदस्यता के दौरान गुलबर्ग कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते थे। ये मनमोहन सिंह का जो प्रधानमंत्री काल था 13 से 14 के समय रेलवे मंत्री तथा 2009 से 13 तक श्रम मंत्री, श्रम एवं कानून मंत्री थे। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा। इनका चुनाव चिन्ह बेसिकली कमल का फूल है। इनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। तो JP नड्डा ये 1960 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे नड्डा
2020 से जो बीजेपी है उसके अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। फिर CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM मार्क्सवादी, इसके जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा व तीर, हंसिया, हथौड़ा व तीर। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनकी जो अध्यक्षा हैं ये है मायावती जी, सुश्री मायावती जी। और असम को छोड़कर इनका चुनाव चिन्ह हाथी है, असम को छोड़कर इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी NNP, तो इसके अध्यक्ष हैं कनॉड संगमा, कनॉड संगमा का चुनाव चिन्ह है पुस्तक। इस पार्टी की स्थापना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और मेघालय के लोकप्रिय नेता PA संगमा ने की थी। यह पार्टी जनवरी 2013 में बनी तथा जून 2019 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, जून 2019 में। इसका NDA यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ गठबंधन है। फिर कनॉड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ये PA संगमा के पुत्र हैं जो इनकी मृत्यु के बाद 2016 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो नेशनल पीपल्स पार्टी को NNP को 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि यह मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। वर्तमान में दिल्ली एवं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। चुनाव आयोग ने आपको दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रशासन के आधार पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल के दर्जे की घोषणा की गई। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग ने 15 मई 2023 को जारी की। वर्तमान में 2023 में 6 राष्ट्रीय दलों को आम आदमी पार्टी सबसे बाद में 2023 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहले आम चुनाव यानी 1952 में के समय भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे। तो पहले आम चुनाव में यानी 1952 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल थे? 14 थे। वर्तमान में 6। तो ये संख्या याद रखिएगा। कौन कौन से हैं एक बार और उसको देख लें। तो आम आदमी पार्टी सबसे लेटेस्ट बनी है मई 2023 में, और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया हैं और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। NNP नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बनी। कनॉड संगमा इसके अध्यक्ष हैं और इनकी जो कुछ चुनाव चिन्ह है किताब है, और जून 2023 में ये राष्ट्रीय दल बना। बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मायावती जी इसकी अध्यक्षा हैं। और हाथी असम को छोड़कर इसका चुनाव चिन्ह है, और 2004 में इस दल को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। सीताराम येचुरी इसके महासचिव हैं और इसका चिन्ह क्या है? हथौड़ा, हंसिया और सितार। और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी 1968 में से नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में इसकी स्थापना हुई। JP नड्डा इसके अध्यक्ष हैं और कमल इसका चुनाव चिन्ह है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अभी अध्यक्ष हैं और हाथ इसका, दाएं हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह। क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल यानी रीजनल पार्टी, यद्यपि निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय दल शब्द का प्रयोग नहीं करता है, इसके बजाय वह राज्य दल, स्टेट पार्टी शब्द का प्रयोग करता है। क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि राज्य दल का ये प्रयोग करता है शब्द का। आयोग राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखता है: राष्ट्रीय, राज्य एवं पंजीकृत। राष्ट्रीय, राज्य एवं पंजीकृत दल, ठीक है। कुछ दल एक अखिल भारतीय परिदृश्य तो रखते हैं किंतु खुद एक राज्य तक ही सीमित है। तो ओलिवर हैथ और योगेंद्र यादव ऐसे क्षेत्रीय दलों के रूप में देखते हैं जिनके सामाजिक आधार पर 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित होते हैं। तो ओलिवर हैथ और योगेंद्र यादव ऐसे दलों को, यानी कुछ दल जो अखिल भारतीय परिदृश्य तो रखते हैं किंतु खुद एक राज्य तक ही सीमित है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में अखिल भारतीय परिदृश्य तो रखते हैं लेकिन खुद एक ही राज्य तक सीमित। फॉर एग्जाम्पल SP, तो इन्हें ओलिवर हैथ और योगेंद्र यादव ऐसे दलों को क्षेत्रीय दलों के रूप में देखते हैं जिनके सामाजिक आधार 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित होते हैं। राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त की शर्तें, तो इसकी शर्तें कौन कौन सी हैं? तो राज्य विधानसभा की कुल सीटों में 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हों। तो राज्य विधानसभा के चुनाव में 3% या तो आपको वोट मिले हों, कुल सीटों में 3% सीट आपको मिली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान में 200 सीटें हैं तो उसकी 3% सीटें आपको मिलनी चाहिए, लगभग 6 सीटें आपको मिलनी चाहिए, या कम से कम 3 सीटें आपको कम से कम मिलनी चाहिए। जो भी ज़्यादा हो उसको मान्यता मिलेगी।
3% सीट या 3 सीटें, आपको कम से कम 3 सीट आपको मिलनी चाहिए कुल सीटों में से। दूसरा क्राइटेरिया है कि लोकसभा चुनावों में उस राज्य के वोटों के कम से कम 6% वोट और एक लोकसभा सीट प्राप्त हो उसको। तो बेसिकली आपको लोकसभा चुनावों में उस राज्य के वोटों के कम से कम 6% वोट आपको मिलने चाहिए या एक लोकसभा सीट आपको मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनावों में राज्य के कम से कम 6% वोट या 2 विधानसभा सीटें आपको मिले तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती हैं। फिर लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों के 8% मत आपको मिले। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मत, मान लो अगर कुल वैध मत 100% पड़े तो उस पर 8% मत आपको मिलने चाहिए। फिर लोकसभा चुनावों में राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की गई हो। तो मान लो अगर यूपी में 80 सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो उसमें प्रत्येक 25 सीटों पर यानी 25 यानी 75 लगभग 3 सीटें आपको मिलनी चाहिए लोकसभा सीटें। किसी भी राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने हेतु यह आवश्यक है कि वह आगामी चुनावों में भी उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करे, अन्यथा उसे यह दर्जा वापस ले लिया जाएगा। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 राज्य पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया है। कौन कौन से? नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी जो ये बेसिकली शरद पवार जी की जो पार्टी है वो, फिर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी दीदी वाली पार्टी, ममता दीदी वाली पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया। इसके अलावा राज्य दलों में निर्वाचन आयोग ने भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा छीन लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है वह टिपरा मोथा को त्रिपुरा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। फिर राज्य दल सहित केवल राष्ट्रीय दल वाले राज्य, तो राज्य दल सहित केवल राष्ट्रीय दल वाले राज्य जहाँ पर केवल राष्ट्रीय दल शासन करते हैं या केवल राष्ट्रीय दल फॉलो करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नेशनल पार्टीज हैं तो बीजेपी की सरकार रहेगी या आईएनसी की सरकार रहेगी, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो भी नेशनल पार्टीज ही करती। तीर कमान महाराष्ट्र में शिवसेना, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जबकि साइकिल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, जम्मू कश्मीर में नेशनल पैंथर्स पार्टी का निर्वाचन प्रतीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो तीर कमान है, तीर कमान ये महाराष्ट्र में किसका है? महाराष्ट्र में शिवसेना के पास है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, जेएमएम के पास है। साइकिल है, साइकिल ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के पास है, सपा के पास है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसके पास है? तेलुगु देशम पार्टी के पास, यानी टीडीपी के पास। ये याद रखिएगा। फिर भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, तो हम इनको 2 आधारों पर बांट सकते हैं, तो विचारधारा के आधार पर और दूसरा है जनाधार के आधार पर। तो जनाधार के आधार पर हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, राष्ट्रीय दल हो सकता है या क्षेत्रीय दल हो सकता है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल जैसे अकाली दल हो गया, डीएमके हो गया, एआईडीएमके हो गया, तेलुगु देशम हो गया, सपा हो गई, ये सब क्या है? क्षेत्रीय दल। फिर विचारधारा के आधार पर तो या तो आप वामपंथी होंगे, वामपंथी पार्टी होंगी आप, या तो मध्य मार्ग की पार्टी होंगी आप, या दक्षिणपंथी पार्टी होंगी आप। तो अगर आप वामपंथी पार्टी हैं तो सीपीआई है इसमें, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में हुई थी। सीपीआईएम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी सीपीआईएम की। सीपीआईएमएल की 1969 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये वामपंथी पार्टियां। फिर मध्यम मार्ग की पार्टी, ये सेंटर की पार्टियां हैं। ये सेंटर मतलब केंद्र की पार्टियां नहीं, सेंटर मतलब ये ना तो वाम की है ना दक्षिण पंथ की है, सेंटर में रहती है, सेंटर की पार्टियां हैं। बेसिकली जो विचारधारा है उसमें जो उसको एक तो सेंटर विचारधारा होती है, एक तो लेफ्ट विचारधारा होती है और एक राइट विंग विचारधारा होती है। लेफ्ट विंग, राइट विंग और बीच में सेंटर। तो मध्यम मार्ग की जो पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कांग्रेस आई है। फिर कांग्रेस को छाता पार्टी या अरस्तु पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जाति धर्मों के एक प्रकार से समुदायों का समावेश इसमें है। दक्षिणपंथी पार्टियां तो भाजपा है, शिवसेना है और अकाली दल है। चलिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा एज अ सेफ्टी वाल्व। तो लाल लाजपत राय क्या कहते हैं कि कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व की तरह करने के लिए इसका निर्माण किया था। प्रथम अध्यक्ष इसके उमेश चंद्र बनर्जी थे, बीसी बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस शुरू से संभ्रांत वर्ग की पार्टी थी, एलीट
सेक्शंस की पार्टी थी। भारत के जो पढ़े लिखे और जो धन संपदा से संपन्न लोग थे, बेसिकली यही इसके एक प्रकार से मेंबर हुआ करते थे। 1915 में जब गांधी भारत आए तो उन्होंने कांग्रेस को संविधान दिया। कब? 1915 में जब गांधी वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस को संविधान दिया। कांग्रेस को एलीट वर्ग की पार्टी से जन पार्टी, मास पार्टी बना दिया। गांधी जी ने कांग्रेस को एक पार्टी से जन आंदोलन में बदल दिया। तो कांग्रेस पार्टी न केवल एक पार्टी थी बल्कि एक जन आंदोलन भी थी, और इसे जन आंदोलन में तब्दील करने का काम किसने किया है? महात्मा गांधी ने। कोठारी इस मान्यता से सहमत नहीं है कि कांग्रेस आज़ादी मिलने से पहले एक आंदोलन थी पर बाद में पार्टी में बदल गई। तो कहते हैं कि कांग्रेस आज़ादी के बाद भी आंदोलन ही बनी रही। तो कोठारी का मानना है कि कांग्रेस आज़ादी के बाद भी आंदोलन बनी रही। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। यहाँ पर प्रथम विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल के मत कांग्रेस में। तो एक तरफ नरम दल थे, नरम दल के नेता थे, दूसरी तरफ गरम दल के नेता थे। दो फाड़ हो गई थी, इसे सूरत स्प्लिट या सूरत की फूट कहते हैं। फिर 1969 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। कांग्रेस आर यानी कांग्रेस, ये इंदिरा वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस ओ, ये ओ माने ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नेतृत्व सिंडिकेट नेताओं, फॉर एग्जांपल के कामराज तमिलनाडु के थे, एस निजलिंगप्पा कर्नाटक थे, नील संजय रेड्डी आंध्रा के थे, अमराज जी गुजरात के थे, कर रहे थे। चुनाव चिन्ह इसका क्या था? दो बैलों की जोड़ी 1952 से 71 तक, के बाद में सीज कर लिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर का चुनाव चिन्ह गाय व बछड़ा था 1971 से 79 तक। 1979 में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हुआ। कब? 1979 में। तो ये याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कांग्रेस को कब मिला? 1979 में। 1947 से 67 तक, इस काल के दौरान यानी 20 वर्षों में केंद्र व राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था, डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस था, यानी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की छाता प्रवृत्ति यानी ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर था, इसमें सभी विचारधाराओं, संगठनों को अपने अंदर समाहित करने की प्रवृत्ति थी। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1969 में कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम कहा। 1967 से 1947 के कांग्रेस प्रतिनिधित्व को मॉरिस जॉन्स एकल दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इसको कहते हैं। एक दल प्रभुत्व यानी वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इसे कहते हैं। साटोरी ने इसे प्रभावी दल व्यवस्था यानी प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा है। तो रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। 1900 जो कांग्रेस का जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रवृत्ति है उसके कारण इसे कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। 1947 से 1967 के कांग्रेस प्रभुत्व को मॉरिस जॉन्स क्या कहते हैं? एक दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था। तो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, एक दल प्रभुत्व यानी वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इसे कहते हैं। साटोरी इसे प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहता है। लुजियन पाई शीत युद्ध को कांग्रेस पार्टी की भारत में प्रधानता, हेजमनी का प्रमुख कारण मानते हैं। लुजियन पाई का मानना है कि जब शीत युद्ध है कांग्रेस पार्टी की भारत में हेजमनी का प्रमुख कारण मानते हैं। कांग्रेस ने 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में समाजवाद की नीति को स्वीकार किया था, जबकि 2003 में शिमला सम्मेलन में गठबंधन की राजनीति की वास्तविकता को स्वीकार किया था, रियलिटीज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। था यूपीए का पूरा क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया, जो अब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में बदल चुका है, इंडिया में बदल चुका है। 1967 का चौथा आम चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया 1967 का। इसमें अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई। इस हार को राजनीतिक भूकंप या वोटों के माध्यम से क्रांति कहा गया। इसमें कांग्रेस प्रणाली था वन पार्टी डोमिनेंस को धक्का लगा। यहाँ से वन पार्टी जो डोमिनेंस सिस्टम था वो एक प्रकार से खत्म ही हो गया। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलनों से विकसित राजनीतिक दल है। नॉर्मन डी पार्मर ऐसा क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन से विकसित राजनीतिक दल है। तो पार्मर क्या कहते हैं? नॉर्मन डी पार्मर, कांग्रेस एक छाता संगठन है, अर्थात कांग्रेस में सभी जातियों, धर्मों, समुदायों के हितों, सिद्धांतों, विचारधाराओं को मानने वाले हैं। इसी कारण पार्मर इसे छाता ऑर्गेनाइजेशन या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली कहते हैं तथा अम्बेडकर कांग्रेस की तुलना एक धर्मशाला से करते हैं। अम्बेडकर
कांग्रेस एक धर्मशाला है जो मूर्ख, धूर्त, मित्र, शत्रु, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, कट्टरपंथी, पूंजीवादी, मजदूर सभी लोगों के लिए खुली हुई है। तो ये एक धर्मशाला है। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम को रजनी कोठारी कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं उसको देखते हैं। कोठारी के अनुसार भारत की दलीय प्रणाली पश्चिमी अर्थों के अनुसार एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय न होकर एक पार्टी के वर्चस्व की प्रणाली रही। एक पार्टी के वर्चस्व की प्रणाली रही है। आज़ादी के बाद दलीय व्यवस्था पर वर्चस्व कायम करने की भूमिका चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निभाई, इसलिए कोठारी ने इसे कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया। कोठारी के अनुसार भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्तियों के साथ एकाकार होते हुए कमजोर विपक्ष के बावजूद आम सहमति एवं पंच फैसलों के जरिए लोकतांत्रिक चरित्र ग्रहण करना ही कांग्रेस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी। यह सूत्रीकरण करने से पहले कोठारी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि मैक्स वेबर द्वारा बताए गए ये 3 चरण पर हाथ पर लागू नहीं होते, जिसके मुताबिक पहले दौर में सामंती गुटों के जरिए पार्टी का विकास होता है। पहले दौर में सामंती गुटों के जरिए पार्टी का फिर संगठन गणमान्य एवं कुलीन लोगों के हाथों में आता है और अंत में यह व्यापक जनता की पार्टी बनती। कांग्रेस प्रणाली अपने आप में एक जटिल अवधारणा है। एक पार्टी के वर्चस्व का मतलब एकल पार्टी प्रणाली नहीं है। इसका अर्थ है एक स्पर्धात्मक दलीय प्रणाली जिसमें आपस में होड़ कर रही कई पार्टियां असमान भूमिका निभाती हैं। इसका एक हिस्सा आम सहमति की पार्टी से मिलकर बनता है और दूसरा दबाव की पार्टियों से मिलकर बनता है। दायरे के भीतर आम सहमति वाली पार्टी के असंतुष्ट गुट और धड़े कार्यरत रहते हैं। दायरे के बाहर विपक्षी जमावड़े, विपक्षी पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी के नाराज तत्व, दूसरे हित समूह एवं आम शख्सियतों की मौजूदगी रहती है। खास बात यह है कि हाशिए के बाहर की तत्व जिन दबाव की पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी पर दबाव डालते हैं, उनकी निंदा एवं आलोचना करते हैं, पर उसका विकल्प तैयार नहीं कर पाते। सत्तारूढ़ दल आशंकित बना रहता है। अगर जनता की प्रचलित राय या पसंद और उसके बीच फासला बढ़ जाए तो विपक्ष उसे सत्ता से हटा देगा। इसलिए आम सहमति की पार्टी के तौर पर उसे जनता की मांगों और दबावों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। उपनिवेशवादी आंदोलन के दौरान समाज के सभी तबकों और हितों को अपने दायरे में लेकर कांग्रेस इस ऐतिहासिक आम सहमति हिस्टोरिकल कंसेंसस से लैस हुई थी। इसलिए आज़ादी के बाद ज़्यादातर समय तक आम सहमति की पार्टी की भूमिका अधिकतर कांग्रेस के हाथों में ही रही। कांग्रेस अपने वर्चस्व को जमाए रखने के लिए स्तरों पर काम करती रही। अपने भीतर वह ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक, लचीली एवं आंतरिक होड़ के अनुकूल रहती थी। दूसरी तरफ वह अपने से बाहर मौजूद गुटों और आंदोलनों को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार रहती थी ताकि दूसरी पार्टियों की ताकत न बढ़ पाए। कोठारी का यह मॉडल प्रभावशाली था और 70 के दशक तक ऐसा लग भी रहा था कि भारतीय राज्य इसी तरह से काम कर रहा है। लेकिन जल्द ही नए घटनाक्रम ने इस मॉडल की आलोचनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। कोठारी कांग्रेस प्रणाली के सहमति मूलक चरित्र के प्रति कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ थे और उनमें भारतीय हरिजनों की स्वायत्ता को बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति है। साथ ही वे आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन को क्रमिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। दरअसल कोठारी ने भी अपनी तरफ से 70 के दशक में उभरे जुझारू विपक्षी आंदोलनों, उनके खिलाफ चलाई गई दमनकारी प्रक्रिया, आपातकाल और फिर कांग्रेस की पराजय की रोशनी में अपने मॉडल की पुनर्इच्छा शुरू कर दी थी। तो उन्हें दिखने लगा था कि कांग्रेस प्रणाली अब पहले की तरह काम नहीं कर पा रही। नई परिस्थितियों में सहमति बनाने एवं गठजोड़ के रूप में काम करने की कांग्रेस की क्षमता का क्षय हो रहा है, जिसके कारण राज्य व्यवस्था आंतरिक तनावों का शिकार होती जा रही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना रवैया बदला है और पहले की तरह संगठन आधारित राजनीति न करके आर्थिक नीतियों के दम पर सीधे जनता तक पहुंचने का रास्ता अपनाया। शुरू में इंदिरा गांधी को कामयाबी भी मिली, लेकिन उन्होंने जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी और भारतीय राज्य की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल अपने लोक लुभावन वादों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया। इसी कारण से जन विक्षोभ और उनकी नुमाइंदगी करने वाले विपक्षी आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो गया। 80 के दशक में कोठारी ने पाया कि धीरे धीरे एक तकनीक शाही प्रबंधकीय राज्य, टेक्नोक्रेट मैनेज्ड स्टेट उभरा, जो राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाने के बजाय चंद वैज्ञानिकों की मदद से देश को नई सदी में ले जाने की योजना बना रहा था। इस मौके पर कोठारी ने सूत्रीकरण किया कि पहले तो इंदिरा गांधी ने अपने निजीकरण पर भरोसा किया और अपनी राजनीति के लोक लुभावनी चरित्र था से भारतीय जनता के बहुलवादी चरित्र का क्षय किया। फिर उनके बेटे राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को अर्जुनमुखी यानी कि एलिट ओरिएंटेड, प्रौद्योगिकी परस्त, विकृत और विविधता विरोधी बना दिया। फिर भारतीय राज्य के बदले हुए चरित्र की सबसे ताज़ा शिनाख्त पार्था चटर्जी ने राजनीतिक समाज की धारणा के सूत्रीकरण के जरिए की। वे कहते हैं कि भारतीय राज्य अब स्वायत्त न रहकर कॉर्पोरेट पूंजी के नैतिक राजनीतिक वर्चस्व के तले आ गया है।
उनके मुताबिक केंद्र और राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण करने के लिए कारपोरेट पूंजी, राजनीतिक दलों और चुनावी गोलबंदी के बजाय नौकरशाह प्रबंधकों, मुद्रित व दृश्य श्रव्य मीडिया एवं न्यायपालिका वगैरह का इस्तेमाल करती है। राजकीय क्षेत्र पर इस पूंजी का रुतबा इस कदर गालिब हो गया है कि मार्क्सवादी समेत तकरीबन सभी तरह की पार्टियां निजी निवेश पर आधारित तेज आर्थिक विकास की रणनीति पर सहमत हो गईं। तो कुल मिला के पैसा सब पर हावी हो गया। फिर नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म। कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व तोड़ने के लिए विचारधारात्मक मतभेदों को नजरअंदाज करके विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की रणनीति को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। हालांकि 60 के दशक में इसका विकास और सूत्रीकरण समाजवादी नेता और चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महज 3 साल के लिए किए जाने वाले प्रयोग के तौर पर किया था, लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की एक पार्टी के दबदबे का छुटकारा दिलाकर यही बेहतर राजनीतिक होड़ के दायरे में ले जाने वाली इस रणनीति का असर 90 के दशक तक रहा। गैर कांग्रेसवाद से ही आगे चलकर पार्टी गठजोड़ की राजनीति का प्रतिमान विकसित हुआ। एक रणनीति के तौर पर गैर कांग्रेसवाद मुख्यतः 4 चरणों से गुजरा। पहला दौर 1962 के आम चुनाव से शुरू हुआ कर 1968 में डॉक्टर लोहिया के देहांत तक चला। इस अवधि में विभिन्न कारणों से कांग्रेस का चुनावी दबदबा पहली बार टूटा। दलीय प्रणाली के अध्येता के तौर पर रजनी कोठारी ने इस दौर को कांग्रेस सिस्टम के कमजोर होने की अवधि कहा 1960-70 करार दिया। डॉक्टर लोहिया ने अपनी रणनीति के जरिए कांग्रेस का वर्चस्व जरूर तोड़ दिया, पर जनोन्मुख शासन की उनकी अपनी कसौटियों पर सम्मिलित सरकारें खरी नहीं उतर पाई। दूसरे दौर में गैर कांग्रेसवाद के जरिए उत्तर भारत में चरण सिंह का नेतृत्व उभरा और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां मजबूत हुई। तीसरा दौर 1974 से 90 तक चला, जिसके केंद्र में जयप्रकाश नारायण की शख्सियत और विपक्षी दलों का आपस में विलय करके कांग्रेस के विकल्प की तरह एक राष्ट्रीय पार्टी गठित करने की कोशिश थी। चौथा दौर 1989 के चुनाव में कांग्रेस के पराभव से शुरू होकर 90 के दशक के मध्य तक जारी रहा। पॉल ब्रास ने गैर कांग्रेसवाद के पीछे 4 प्रमुख कारण गिनाए हैं। वोटरों के बीच कांग्रेस की साख गिरने के कारण ऐसे गठजोड़ों की लोकप्रिय जो मांग है वो बढ़ी है। फिर पार्टियों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की क्षमता का प्रदर्शन, पार्टियों का विचारधारात्मक के बजाय परिणामवादी एवं समायोजनकारी रवैया और क्षेत्रीय परिस्थितियों को पहचान कर उनकी जरूरतों के मुताबिक राजनीति करने की कोशिश। फिर अब इसमें बीजेपी पार्टी को देखते हैं। बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 1980 में बनी थी। कब? 1980 में। बीजेपी 1951 में बने जनसंघ का ही नया रूप है। जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। जनसंघ का ही नया रूप है ये। 1951 में जब जनसंघ बना था उसी का ये एक नया रूप है। दीनदयाल उपाध्याय ने समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दिया है, यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। जनसंघ की तरह बीजेपी भी हिंदू राष्ट्रवाद, 673 का विरोध, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और 644 का समर्थन करती है। इसके विचारों का केंद्र है एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति। जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में विलीन हो गया था। तो बाद में दोहरी सदस्यता को लेकर जनता पार्टी से विवाद हुआ तथा 1980 में भाजपा बीजेपी का जन्म हुआ। 1980 में बीजेपी बनी। 1984 के चुनाव में पार्टी लोकसभा में केवल 2 सीटें जीत पाई थी। मेहसाणा गुजरात से AK पटेल व हनामकोंडा आंध्र प्रदेश से चंदू पाटिया जग्गा रेड्डी जीते थे। तो मेहसाणा गुजरात से AK पटेल जीते थे व हनामकोंडा आंध्र प्रदेश से चंदू पाटिया जग्गा रेड्डी जीते थे। बाद में शाहबानो प्रकरण 1985 तथा बाबरी मस्जिद घटना 6 दिसंबर 1992 के बाद भाजपा बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। बाद में गठबंधन राजनीति के तहत बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का गठन हुआ था, NDA बनी थी। तो अब है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भाजपा तक। तो 1953 में कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए आंदोलन करते वक्त जेल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया। इसके बाद जनसंघ की बागडोर दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। मुखर्जी की पृष्ठभूमि अगर हिंदू महासभा वाली थी तो उपाध्याय सीधे संघ की कतारों से आए थे। उन्होंने तकरीबन 15 वर्षों तक पार्टी के लिए नए कार्यकर्ता तैयार करते हुए उनके जनाधार का प्रसार करने की कोशिश की। उपाध्याय से पहले जनसंघ को छोटे छोटे व्यापारियों, राजाओं, रजवाड़ों, अल्पसंख्यक विरोधी राष्ट्रवाद को पसंद करने वाले ऊंची जाति के कुछ हिस्सों की पार्टी माना जाता था। पर उपाध्याय की कोशिशों से चले सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया से एक तरफ तो जनसंघ को ऊंची जातियों की पार्टी की
होने की सीमा से निकालकर पिछड़ी जातियों के एक हिस्से की निष्ठा जीतने वाला दल बनाया, और दूसरी ओर उसका सांगठनिक ढांचा संघ से मुक्त होने के बजाय उत्तरोत्तर उस पर निर्भर होता चला गया। जनसंघ अपने संचालन के लिए जिन संगठन मंत्रियों पर निर्भर करता वो संघ द्वारा भेजे गए प्रचारक ही होते थे। यह परंपरा बाद में भाजपा में भी जारी रही और इस ढांचे को पार्टी के संविधान में औपचारिक रूप दे दिया गया। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा देश में आंतरिक आपातकाल लागू किए जाने पर होने वाली गिरफ्तारियों में जनसंघ का शीर्ष नेतृत्व भी था। इसका लाभ जनसंघ को छवि के स्तर पर हुआ। आपातकाल से नाराज मध्यम वर्ग ने देखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तो आपातकाल का समर्थन किया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका कमजोर किस्म का विरोध किया। तो मार्क्सवादी पार्टी ने उसका कमजोर किस्म का विरोध किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तो आपातकाल का समर्थन किया। इस नज़ारे ने मध्यम वर्ग में जनसंघ के प्रति आकर्षण पैदा किया। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद होने वाले चुनाव से पहले जयप्रकाश नारायण के कहने पर गैर कम्युनिस्ट एवं गैर कांग्रेसी दलों ने एक नए दल जनता पार्टी का निर्माण किया। जनसंघ इस पार्टी में अपना विलय करने पर राजी हो गया। इन चुनावों में जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को 14% राष्ट्रीय वोट मिले। 92 सीटें जीतना उसके लिए एक बहुत बड़ी संसदीय प्रगति थी। चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार में पहली बार जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले नेता केंद्र में मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कई तरह के विरोधाभासों से घिरी हुई थी। इसमें एक विरोधाभास तो यह था कि इसमें शामिल जनसंघ के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी थी। तो जनसंघ के जो सदस्य थे उन्होंने आरएसएस की अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी थी। इस विरोधाभास ने दोहरी निष्ठा का मुद्दा पैदा किया। मधु लिमये के नेतृत्व में कुछ समाजवादी नेताओं ने पूर्व जनसंघ के नेताओं से आरएसएस की सदस्यता छोड़ने की मांग की, लेकिन पूर्व जनसंघ के नेताओं ने संघ से नाता तोड़ने की बजाय जनता पार्टी और उसकी सरकार से अलग होना बेहतर समझा। मुख्य रूप से इसी बात के कारण मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी से सरकार का पतन हो गया। जनता पार्टी से अलग हुए पूर्व जनसंघ के नेताओं ने ही अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस समर्थक हमदर्दी की लहर के कारण भाजपा करारी हार का सामना करना पड़ा। पूरे देश में उसे सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली और उसके वोट प्रतिशत घटकर 7.4% तक आ गया। इस भीषण पराजय के बाद भाजपा में उपभोग शुरू हुआ, जिसका नतीजा हार के कारणों की जांच के लिए लाल कृष्ण शर्मा कमेटी की नियुक्ति से निकला। कई राजनीतिक समीक्षकों की राय है कि शर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में दोबारा हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ लौटी। दूसरी तरफ इस विश्लेषण की सटीकता पर संदेह पैदा करने वाले कुछ तथ्य भी दस्तरत हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस पार्टी की आधारभूत विचारधारा में गांधीवादी समाजवाद जोड़ने से प्रसन्न नहीं था। आरएसएस पार्टी की आधारभूत विचारधारा में गांधीवादी समाजवाद जोड़ने के पक्ष में नहीं था। कहा जाता है कि इसी कारण से उसने नीति बनाई कि उसके स्वयं सेवकों को 1984 के चुनाव में भाजपा का साथ नहीं देना चाहिए। 1984 की पराजय के बाद भाजपा ने हिंदुत्ववादी मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आरएसएस के विभिन्न संगठनों ने इस तरह के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें गरमाने में भाजपा की मदद की। 1985 में शाहबानो मामले में कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद मुस्लिम कट्टरपंथ के सामने झुक जाने की भाजपा ने जमकर आलोचना की। उसने देश के सभी समुदायों के लिए संविधान में निर्देशित समान नागरिक संहिता बनाने की मांग की। इस प्रक्रिया में अडानी के नेतृत्व में भाजपा को वास्तविक सेकुलरवाद बनाम छद्म सेकुलरवाद की बहस छेड़ने का मौका मिला। रियल सेकुलरिज्म वर्सेस सूडो सेकुलरिज्म, इस पर बहस छेड़ी गई कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है, मुस्लिम अपीजमेंट की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है, तो क्या ये रियल सेकुलरिज्म है या केवल सूडो सेकुलरिज्म है, दिखाने के लिए सेकुलरिज्म है, बाकी अंदर से तो ये सांप्रदायिक पार्टी। आरएसएस की स्थापना 1925 के नागपुर के केशव बालीराम हेडगेवर ने की थी। यह पार्टी नहीं दबाव समूह है। तो ये एक प्रेशर ग्रुप है बेसिकली। पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, बी ग्राहम की है, 1990 में पुस्तक आती है, हिंदू नेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भारतीय संघ। क्रेग बेक्स्टर 1969 में पुस्तक लिखते हैं, जनसंघ अ बायोग्राफी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बीबी सिंह एवं योगेंद्र मलिक, हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया कोलन राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड, ये 1999 में पुस्तक लिखते हैं, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द पॉलिटिक्स।
फिर 2007 में इनकी अन्य पुस्तक आती है क्रिस्टोफर जी पिलाट की हिंदू नेशनलिज्म अ रीडर, हिंदू नेशनलिज्म अ रीडर। तो नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1925 में इसकी स्थापना होती है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 1925 में हुआ। सीपीआई भारतीय संविधान को दास्ता का घोषणा पत्र कहती थी, दास्ता का घोषणा पत्र कहती थी। 1947 में केरल में विश्व में लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी। प्रथम राज्य केरल था जहां 1957 के विधानसभा चुनाव में विरोधी दल की सरकार बनी थी और वो दल था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई था। नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री बने। सीपीआई के मुख्य नेता अजय घोष डांगे पीसी जोशी थे। कलकत्ता थीसिस 1948 में आती है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र की बजाय जनवादी लोकतंत्र पीपल्स डेमोक्रेसी का समर्थन करती है। अमृतसर कांग्रेस ये हुआ था 1958 में संसदीय मार्ग का समर्थन फिर इन्होंने किया। मोहन कुमार मंगलम थीसिस, तो 1971 के जो मोहन कुमार मंगलम थीसिस आई थी 1971 के अनुसार सीपीआई ने कांग्रेस का सहयोग किया और आपातकाल का समर्थन किया। 1969 में कांग्रेस ओ के अलग होने पर सीपीआई ने इंदिरा को समर्थन दे सरकार बचाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम 1964। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीपीआई विभाजित हो गई रूस व चीन के समर्थन के मुद्दे पर। बेसिकली कुछ पार्टियां मतलब कुछ इसके नेता कह रहे थे कि हमें चीन का समर्थन करना चाहिए, कुछ चीन का विरोध कर रहे थे, रूस और चीन का। 1964 में AK गोपालन केस हुआ। AK गोपालन तमिलनाडु, नंबूदिरीपाद केरल, अजय घोष पश्चिम बंगाल आदि नेताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो चीन के समर्थन वाली सीपीआईएम बनाई। कौन किसने AK गोपालन तमिलनाडु के थे। फिर नंबूदिरीपाद केरल के थे, मुख्यमंत्री ही बने थे पहली बार। अजय घोष पश्चिम बंगाल आदि नेताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो चीन के समर्थन वाली सीपीआईएम बनाई थी। फिर पी सुंदरैया, हरिकिशन सिंह, सुरजीत, ज्योति बसु आदि सीपीआईएम के नेता रहे। तो अब एक तो सीपीआई है, सीपीआई किसने बनाई थी? नंबूदिरीपाल, फिर AK गोपालन और अजय घोष ने। जबकि सीपीआईएम इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है ज्योति बसु का है, हरिकिशन सिंह का है एवं नेक्स्ट नेता है इसके पी सुंदरैया। गठन के बाद सीपीआईएम ने सीपीआई को जनाधार के पीछे गठन के बाद सीपीआईएम ने सीपीआई जनाधार में पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप कांग्रेस का समर्थन करोगे तो आपको कांग्रेस का नहीं, चीन का समर्थन करोगे तो कौन ही आपको समर्थन देगा, कौन जनाधार देगा। सीपीआईएम का प्रभाव पश्चिम बंगाल, जहां ज्योति बसु ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। केरल, जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन की सरकार है तथा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। त्रिपुरा मणिक सरकार मुख्यमंत्री थे में है। केरल में गठबंधनों की राजनीति है। एक गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ का है, दूसरा साम्यवादियों के नेतृत्व में काम करता है जो एलडीएफ, यूडीएफ और एलडीएफ। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन या मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इसकी स्थापना 1969 में होती है। संस्थापक थे कानू सान्याल, चारू मजुमदार एवं जंगम संथाल। नक्सलवादियों ने 1969 में सीपीआईएम से अलग होकर सीपीआईएम मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बना ली। इसे सीपीआई माले कहा गया था। 1980 में गठित सीपीआई माले पीपल्स बार, जिसे पीपुल्स वार ग्रुप भी कहते हैं, और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC 1975 में गठित मिलकर सीपीआई माओवादी का वर्ष 2004 में गठन किया। यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित समूह। तो सीपीआई जो माओवादी ग्रुप है, ये इस पर सरकार ने बैन लगा दिया। गठन कब हुआ था? 2004 में। तो अब बहुजन समाजवादी पार्टी को देखते हैं, BSP को। इसकी स्थापना 1984 में होती है। संस्थापक कौन थे? काशीराम ने पहले सैमका यानी SAMCA 1971 में बनाया। फिर बामसेफ 1978 में नामक दवा समूह बनाया। फिर बामसेफ को DS4 में बदल दिया। DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 1981 में बनाई। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 1981 में बनाई। फिर DS4 को 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बना दिया। यानी BSP ये बेसिकली DS4 का ही ये एक प्रकार से बच्चा कह सकते हैं इसको। तो जो बामसेफ था, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड
माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। फिर सैमका क्या है? एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी एसोसिएशन, 1971 में बनता है। फिर बामसेफ ही 1978 में बनता है। DS4 1984 में, 1981 में सॉरी, और BSP 1984 में। तो सबसे पहले क्या बनता है? सैमका 1971 में, ST SC कम्युनिस्ट SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी एसोसिएशन। फिर बामसेफ बनता है 1978 में, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इसका पूरा नाम है। और 1981 में DS बनता है, यही दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनती है। और 1984 में इसे BSP का नाम दिया जाता है, बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया जाता है। तो BSP को असम में अपने निर्वाचन प्रतीक हाथी की जगह दूसरा कोई चिन्ह लेना पड़ता है। तो असम में इसे हाथी के अलावा कोई अन्य चुनाव चिन्ह लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाथी असम में असम गण परिषद का निर्वाचन चिन्ह है। तो असम में इसे अपना चुनाव चिन्ह चेंज करना पड़ता है। बाकी जगह इसका चुनाव चिन्ह सेम रहता है। नोट, बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में हाथी है, असम राज्य को छोड़कर। असम में इनके प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से कोई प्रतीक चुनना पड़ता है। तो इसमें इनको अलग कोई चिन्ह लेना पड़ता है। हाँ, असम में बहुजन समाज पार्टी और काशीराम। पंजाब की दलित सिख बिरादरी रामदसिया में पैदा हुए काशीराम पुणे की एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक की नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1932 में गांधी अम्बेडकर के बीच हुए पुणे समझौते की आलोचना से शुरू की। उन्होंने इस बात को स्पष्टता से रखा कि इससे दलित नेताओं के नाम पर सिर्फ चमचों का ही जन्म हुआ है। काशीराम ने दलित राजनीतिक दल बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले सरकारी नौकरियों में काम करने वाले दलितों को संगठित करने की कोशिश। इसके लिए उन्होंने 1978 में नागपुर में कुछ अन्य दलित नेताओं के साथ मिलकर ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाया, बामसेफ बनाया, गठन किया। इसका लक्ष्य दलित सरकारी कर्मचारियों को एक बैनर के तले इकट्ठा करना था। इस संगठन के शिक्षित कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे उत्पीड़ित समाज के अन्य सदस्यों की मदद करेंगे तथा इसलिए बहुजन समाज के ब्रेन बैंक, टैलेंट बैंक या फाइनेंशियल बैंक बन जाएंगे। ये बामसेफ के सदस्य सरकारी नौकरियों में होने के कारण आंदोलन में राजनीतिक प्रचार में भागीदारी नहीं कर सकते थे। इसलिए काशीराम ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 नामक संगठन बनाया। इसका पूरा नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। यह भी बाकायदा राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां काफ़ी कुछ वैसी ही थी किसी राजनीतिक दल की तरह। DS4 का सबसे बड़ा कार्यक्रम दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू किया गया साइकिल मार्च था। 1983 की नई दिल्ली रैली ने काशीराम के सामने बहुजन समाज आंदोलन के लिए एक राजनीतिक दल की जरूरत को साफ कर दिया। इस तरह काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को नई दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की घोषणा की। कांग्रेस के भीतर दलितों के प्रतिनिधित्व को चमचागिरी का प्रमाण मानते हुए इस पार्टी ने तर्क दिया कि कांग्रेस के दलित नेता दलित हितों की बजाय ऊंची जाति के अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं। पुस्तक क्या है? काशीराम द चमचा H: एरा ऑफ स्टोरीज। अनुवाद क्या है? राम गोपाल आजाद ने किया 1998। तो फिर NCP की स्थापना होती है 1999 में। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस से अलग होकर 1999 में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, NCP बनाई। इसके मुख्य नेता थे शरद पवार, अन्य तारिक अनवर एवं PA संगमा थे। फिर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC। तो 1998 में NCP 1999 में बनती है। 1998 में TMC की स्थापना ममता बनर्जी ने की तथा पश्चिम बंगाल में CPIM का 34 साल पुराना राज उखाड़ फेंका। इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल CPIM से हटाकर मेघालय में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसे राजनीतिक दल CPIM से हटाकर मेघालय में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त हुआ। और CPIM की स्थापना TMC की स्थापना 1998 में हुई थी ममता दीदी के नेतृत्व में। मुख्य जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं तो उसमें सबसे पहले है DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। दूसरा है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो ये तमिलनाडु प्लस पांडिचेरी इसका जो कार्य क्षेत्र है। बेसिकली आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता पेरियार B स्वामीनाइकर जस्टिस पार्टी के नेता थे। 1949 में जस्टिस पार्टी से अलग होकर अन्नादुराई ने DMK बनाई। कब? 1949 में अन्नादुराई ने DMK बनाई। अन्नादुराई की DMK ने 1966 में भारत में पहली बार तमिलनाडु में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर 1972 में AIADMK ने करुणानिधि से नाराज होकर MG रामचंद्रन के नेतृत्व में AIADMK बनाई।
एम.डी. रामचंद्रन की मौत के बाद एआईएडीएमके का नेतृत्व जयललिता के पास आ गया। समाजवादी पार्टी 1992 में बनती है, तो याद रखिएगा जो बीएसपी पार्टी है पहले बन गई थी, कब? 1984 में, और जो समाजवादी पार्टी 1992 में बनती। यूपी के मुलायम सिंह अब इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष अभी इसके कौन है? अखिलेश यादव, साइकिल इनका चुनाव चिन्ह है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी 1982 में बनती है, आंध्रा की पार्टी है बेसिकली। तो इस पार्टी की स्थापना 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद 32 सीटें लेकर तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में कांग्रेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट व मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो उसके बाद रामाराव की मौत के बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू, जो कि बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ने इसका नेतृत्व संभाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है बेसिकली ये। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। संस्थापक इसके शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला, बाद में फारूक अब्दुल्ला, वर्तमान में अमर अब्दुल्ला। बेसिकली डायनेस्टी पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने 1932 में इसकी स्थापना की, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। फिर फारूक अब्दुल्ला बने और फिर अब अमर अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष हैं। श्रोमणी अकाली दल ये पंजाब में है बेसिकली पार्टी। स्थापना इसकी 1920 में हुई थी, 1920 में। मुख्य नेता इसके हैं मास्टर ताराचंद प्रकाश सिंह बादल। अब इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल। फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जम्मू कश्मीर की है पार्टी है। इसके संस्थापक कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद। इस पार्टी की महबूबा मुफ्ती जे.एन.के की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, बीजेपी ने समर्थन दिया था। महबूबा सेकंड मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हैं। फर्स्ट थी सैयदा अनवर तैमूरी, असम में थी। पहली कौन थी? सैयदा अनवर तैमूर, असम से थी। सेकंड थी महबूबा मुफ्ती। बीजू जनता दल ये 1997 में कांग्रेस से अलग होकर उड़ीसा की बेसिकली ये पार्टी है। तो 1997 में कांग्रेस से अलग हुई थी। इसके भी सीएम कौन है? नवीन पटनायक। फिर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार में है बेसिकली ये पार्टी, और इसके नेता हैं नीतीश कुमार हैं। ये सेंटर टू लेफ्ट पार्टी है, माने कि इसका झुकाव सेंटर से लेफ्ट की तरफ रहता है। 2003 में बनी जनता दल से अलग होगा। ये 2003 में बनी थी बेसिकली, जनता दल से अलग होगा। तो जनता दल थी, उससे अलग होकर ये बनी थी 2003 में। जनता दल सेकुलर ये जेडीएस, तो ये कर्नाटक की पार्टी है। एच देवेगौड़ा इसके अध्यक्ष थे। 1999 में जनता दल से इस पार्टी को बनाया था। फिर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, ये भी बिहार की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव इसके नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है, और 1997 में जनता दल से अलग होकर ये बनी थी। फिर भारतीय लोक दल ये रालोद आरएलडी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में। चरण सिंह इसके एक प्रकार से इन्होंने चरण सिंह ने बनाया था। फिर अभी अजीत सिंह है, और अब जयंत चौधरी के वर्तमान में है, जिन्होंने एनडीए गठबंधन में अभी एक प्रकार से भाग लिया है, वही इसके अभी कर्ता धर्ता है। और चरण सिंह को भी एक प्रकार से भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद ही जयंत चौधरी ने बीजेपी में नहीं, मतलब एनडीए में जाने का फैसला लिया था। फिर राष्ट्रीय लोक दल ये बेसिकली इसकी बातें हो गई हैं। तो 11 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने या निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर रालोद का राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। तब इसको एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा इस बार चुनाव में, फिर से राष्ट्रीय दल बन सके, राज्य का दल, स्टेट पार्टी तो कम से कम बन सके। इंडियन नेशनल लोक दल INLD, संस्थापक थे चौधरी देवीलाल। अब इसके ओम प्रकाश चौटाला है, और अभय चौटाला इसके हैं। जननायक जनता पार्टी JJP, दुष्यंत चौटाला। फिर शिवसेना ये 1966 में बनती है पार्टी, महाराष्ट्र की पार्टी है। संस्थापक इसके हैं बाला साहब ठाकरे, अध्यक्ष इसके उद्धव ठाकरे थे। हालांकि अब तो चेंज हो गए हैं। अब ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में रह नहीं गई है। तो थोड़ा सा एक प्रकार से सेटबैक है जो कि शिवसेना को लगा है। अब इसकी जो कमान है एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। उन्होंने बेसिकली बगावत करके एक पूरी पार्टी में दो फाड़ कर दिया था, और अभी उनकी सरकार भी है महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी राज ठाकरे की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी ये लोजपा इसके कहते हैं, बिहार की है। संस्थापक इसके रामविलास पासवान है। अब पशुपत कुमार पारस हैं। हालांकि इसमें अब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनके चिराग पासवान, वो अब इसके नेता बन चुके हैं। अच्छी एक प्रकार से सूझबूझ के तहत उन्होंने अपनी गोटी फिट की है, और एक युवा नेता ने दिखा दिया कि कैसे एक युवा नेता अपनी कमान को संभाल सकता है। बहुत अच्छा काम किया है चिराग पासवान ने।
तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरसी तेलंगाना वर्तमान में के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। फिर वाईएसआर कांग्रेस 2011 में बनी, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। फिर आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन है? अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली और पंजाब में सरकार है इसकी। पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती आपने। फिर भगवंत मान इसके मुख्यमंत्री बने। 11 अप्रैल 2023 को आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी सूचना चुनाव आयोग द्वारा 15 मई 2023 को जारी की गई। फिर महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और ये बेसिकली गोवा इसका कार्य क्षेत्र है। असम गण परिषद, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। असम से रिलेटेड पार्टी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से राज ठाकरे ने इसकी स्थापना 2006 में की थी, शिवसेना से अलग होकर। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार इसके मुखिया अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव चिन्ह इसका अलार्म घड़ी। हालांकि वर्तमान में ये पार्टी भी फूट का सामना कर रही है और आई थिंक इनके जो भतीज हैं जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको एक प्रकार से एनसीपी का कमान दे दी गई है चुनाव आयोग द्वारा। आई थिंक अजीत पवार हैं, उनको मिल गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC, तो TMC के इसके प्रेसिडेंट कौन था? सुब्रता बख्शी हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश में रालोद, पुडुचेरी में PSK, पश्चिम बंगाल में RSP और मिजोरम में PMC को दिया, को जो दर्जा दिया गया था राष्ट्र स्तर के यानी स्टेट पार्टी का जो दर्जा दिया गया था उसको खत्म कर दिया है। चेयरपर्सन इसके ममता बनर्जी हैं। चुनाव चिन्ह का पुष्प एवं तृण है, पुष्प एवं तृण। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल का दर्जा सितंबर 2016 में मिला था। मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी है ये। हालांकि अब इसका दर्जा छीन लिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, इसके महासचिव डी राजा हैं। डी राजा। चुनाव चिन्ह का बाली एवं हंसिया। अन्य महत्वपूर्ण पार्टियां, तो कुछ अन्य पार्टियों में मुस्लिम लीग है। इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। संस्थापक थे इसके आगा खां एवं सलीमुल्लाह। बाद में इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने संभाला। अब इसका वजूद सिर्फ केरल में है। हिंदू महासभा, ये 1915 से 16 में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में वीर सावरकर ने इसका नेतृत्व संभाला था हिंदू महासभा का। जस्टिस पार्टी, इसकी स्थापना 1917 में मद्रास क्षेत्र में। इस पार्टी की स्थापना TM नैयर एवं PT चेट्टी ने की। बाद में वी रामास्वामिकर ने, यानी पेरियार से जुड़े थे। यह ब्राह्मण विरोधी पार्टी थी एक प्रकार से। 1944 में जस्टिस पार्टी को खत्म कर पेरियार ने मद्रास द्रविड़ एसोसिएशन बनाई। 1949 में इस एसोसिएशन से अलग होकर अनादुराई ने DMK पार्टी बनाई थी। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी। संस्थापक श्री राजा गोपालाचारी थे। अन्य नेता थे KM मुंशी, मीनू मसानी, NG रंगा एवं महारानी गायत्री देवी। राजाओं महाराजाओं की यह पार्टी पूंजीवाद निजीकरण अमेरिका समर्थक थी। 1967 के आम चुनावों में यह 45 सीटें लेकर द्वितीय स्थान पर रही तथा मुख्य विपक्षी पार्टी तंत्र पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, ये पंजाब में 1937 में बनी। इसकी सरकार भी थी 1937 में। समाजवादी पार्टियां, तो बेसिकली 1934 में कांग्रेस के भीतर आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया इसके मुख्य नेता थे। 1948 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई। 1948 में स्वतंत्र रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1952 में भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व JP के हाथों में था, JP कृपलानी की पार्टी किसान मजदूर पार्टी का आपस में विलय हो गया। दोनों पार्टियों के विलय ने 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। फिर राम मनोहर लोहिया ने 1955 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर स्वयं की सोशलिस्ट पार्टी लोहिया बनाई थी, जो बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मिल गई थी। 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो पुनः 1972 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में मिल गई थी। फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, कृपलानी के नेतृत्व में बागी कांग्रेसियों ने जून 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, JP कृपलानी के नेतृत्व में। जनता दल, तो 1988 में इसकी स्थापना BP सिंह ने की थी। 1999 में समाप्त हो गया। यह जनता पार्टी, लोक दल आदि पार्टियों के विलय से बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह चक्र था। जनता दल के संगठनात्मक शैली को कन्फेडरेशन माना जाता है।
इसी कारण विखंडन होता रहा। इसका जनाधार ओबीसी था, ओबीसी वर्ग था बेसिकली। तो इसका जो टूट टूट के जो पार्टियां बनी हैं, तो उड़ीसा में बीजू जनता दल बना, कर्नाटक में जेडीएस बना, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या राजद बना, और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू बना। तो जेडीयू प्लस आरजेडी बिहार में बने, कर्नाटक में जेडीएस बना, फिर उड़ीसा में बीजेडी बना, हरियाणा में इनलो बना। इनलो जनता दल और उसकी विरासत। तो भारत की राजनीति में जनता दल अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। अपने गठन के 2 साल बाद ही यह पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन सरकार बनाने के 1 साल के भीतर ही इससे विभाजन की शुरुआत हो गई। 90 के दशक के आखिरी वर्षों तक तो जनता दल नाम के किसी एकबद्ध या एकताबद्ध दल का भारतीय राजनीति में अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव के समय भी इस प्रयोग की विरासत के वाहक समझे जा सकने वाले जनता दल यानी जेडीएस, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, बीजेडी दल आदि जैसे कई दल चुनावी मैदान में थे। इन सभी का 1988 में गठन जनता दल से कोई न कोई जुड़ाव रहा होगा। तो इन सभी का कहीं ना कहीं 1988 में गठित जनता दल से कोई न कोई जुड़ाव रहा। इसके अलावा भारतीय राजनीति में कई दल भी हैं जिनके नाम के साथ जनता दल नहीं जुड़ा है, लेकिन ये भी जनता दल के विभाजित होने के कारण ही एक अलग राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया। मसलन हरियाणा में राष्ट्रीय लोक दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा में राष्ट्रीय लोक दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल प्रयोग में भारतीय संसदीय राजनीति के जातिगत स्वरूप को बदलने और पिछड़ी जातियों के उभार में जबरदस्त भूमिका अदा की। जनता दल का प्रयोग बताता है कि कैसे एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाला दल बिखर कर राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रीकरण में योगदान कर सकता है। वीपी सिंह ने शुरुआत में जन मोर्चा का गठन किया। बाद में 11 अक्टूबर 1988 को लोक दल, कांग्रेस, यस और जन मोर्चा के विलय से जनता दल का गठन हुआ। इसमें एक और वीपी सिंह थे तो दूसरी ओर देवीलाल और चंद्रशेखर जैसे नेता थे, जो लंबे समय से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति कर रहे थे। जनता दल के गठन के कुछ महीने पहले ही 7 दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। जनता दल के गठन के बाद वह राष्ट्रीय मोर्चा का सबसे व्यापक आधार वाला दल बन गया। एन.टी. रामाराव राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष बने एवं वीपी सिंह संयोजक बने। दूसरी ओर चंद्रशेखर और उनके समर्थक सांसदों ने जनता दल से अपना नाता तोड़कर समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया। उत्तर प्रदेश में जनता दल के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह चंद्रशेखर की पार्टी में चले गए। मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर की पार्टी से अलग होकर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। हरियाणा में चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने भी समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर इंडियन नेशनल लोकदल का निर्माण किया।